चलिए एक एक मिनट बस, हमारे बीच में देश के जाने माने विद्वान निष्पक्ष आवाज जी सदरो तर्कशील है, और चेहरा दिखा के आ रहा है तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बीच में यादव साहब भी है, तो सदरो जोरदार स्वागत करें फूलों की बरसात करके। हमारे बीच में देश के जाने माने विद्वान शूद्र शिव शंकर जी यादव साहब बैठे हुए हैं, श्याम सिंह जी बैठे हुए हैं, साइंस द रियल एक चैनल है उसके वो बैठे हुए हैं, मतलब संचालक, और हमारे बीच में निष्पक्ष आवाज जी भी बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। आप यादव साहब से दो शब्द कहेंगे आज की स्ट्रीम पर, और फिर हम यादव साहब को आगे बढ़ाते हैं, आगे अनुभव उनका लेंगे। जी बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते जी नमस्ते, गुड इवनिंग। शिवशंकर सर से मैं बहुत पहले से बात करना चाह रहा था, नंबर भी था लेकिन बात ही नहीं कर पाया कभी। तो सर स्पेशल आपको मैं कहीं मुंबई में खोज रहा था, आप मुंबई में शायद रहते थे पहले, अभी रहते हैं कि नहीं रहते क्या मालूम, मैं मिलने की कोशिश भी कर रहा था। अभी भी बॉम्बे में ही हूँ, खैर ये अभी लोग भी प्राइवेट, बॉम्बे में ही रहता हूँ। खैर हम लोग प्राइवेट में बात कर लेंगे इसको लेकर के फोन नंबर प्राइवेट पे, में तो बात अच्छा करेंगे। रहेगा क्योंकि ओके ओके ओके। और सबसे पहले तो जिस महामानव के बारे में आज चर्चा चल रही है उन्हें सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम उनको। ललई सिंह यादव जी को विनम्र जो है कि श्रद्धांजलि शुभकामनाएं हम सभी को, कि हमारे हमारे बीच में एक ऐसे महामानव पैदा हुए जिन्होंने पूरे जीवन अपने नौकरी के कार्यकाल से लेकर के लाइफ के अंत तक संघर्ष करते रहे। बताया जाता है जैसे कि हम तो वहां उनके गांव नहीं गए हैं, लेकिन उनके गांव जाने वाले उनकी कहानी बताते हैं कि किस तरह से वो संघर्ष करके अंतिम समय में उनका जो जीवन था बहुत ही संघर्ष में रहा। एक जमींदार घर के इंसान जो कि अपनी पूरी की पूरी 60 बीघा जमीन तक बेच दिया सिर्फ सिर्फ मानवता के कार्य के लिए, तो उनको बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि नमन है। और ललई सिंह यादव जी को मैं पहली बार सुना था, और शायद आप लोग जानते होंगे, जो भी यूपी बिहार में बिरहा सुनता होगा वो जरूर जानते होंगे उनके उनके ही एक शिष्य थे नसुड़ी यादव, जिनका कि अभी भी बिरहा यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए तो एक आप हाथ ये कोई लोग बिरहा उनको सुना जरूर सुनिए। दीजिए, अगर अगर ललित सिंह यादव जी का मैं लिखा हुआ कोई सर बिरहा हो मैं तो सुना। सर मैं बिरहा विरहा नहीं गाता, लेकिन लेकिन जो है उनसे हम लोग जरूर सुनते थे, और एक बार आप लोग सुनिए जरूर उनको। अच्छा बड़े आप क्रांतिकारी चलिए, व्यक्ति थे। आपने कभी डायरेक्ट जी आपकी मुलाकात हुई क्या? आप तो शायद उस समय बच्चे होंगे जब वो जवान होंगे या बुजुर्ग होंगे। ललित सिंह यादव जी से आपकी कभी मुलाकात हुई, दर्शन हुए उनके? नहीं हो पाए आपसे? नहीं नहीं सर, नहीं 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 बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत हम तो उनकी उम्र के कहाँ हैं अभी हाँ उनके बिल्कुल आसपास सही, के भी नहीं है। बिल्कुल सही। जी चलिए हमारे बीच में यादव साहब बैठे हैं, शूद्र शिवशंकर जी यादव साहब। तो मैं आपका अगला अनुभव सुनना चाहूंगा कि जातिवाद को लेकर के आपने स्वयं ने क्या अनुभव किया, क्योंकि देखिए क्या होता है, दूसरों के अनुभव से हम सीखते हैं, लेकिन हमारे स्वयं के जो अनुभव होते हैं उससे हम ज्यादा सीखते हैं, और समाज के लोगों को भी पता चलेगा। अभी क्या होता है हमारे यहाँ पे, आपने किताब पढ़ी होगा महात्मा ज्योतिबा फूले की, किसान का कोड़ा। बिल्कुल। किसान का कोड़ा एक किताब है। महाराष्ट्र में पाटीदार को कुर्मी कहा जाता है, या कुणबी, कुणबी कहा जाता है, कुणबी। उत्तर प्रदेश में कुर्मी, उर्मी है। बिहार में कुर्मी, और मध्य प्रदेश और गुजरात में कुल्मी कहा जाता है। तो किसान का कोड़ा में क्या होता है, एक किसान की औरत गर्भवती होती है और उसको ग्रह नक्षत्र वगैरह बता करके उसको लूटने का पूरा प्रबंध एक जोशी जी करते हैं, और पाटीदार से पैसा ले लेते हैं कि भाई हम इतना ब्राह्मणों को खिलाएंगे, ये करेंगे, और उसको खाना भी नहीं देते, झूठन उतरन जो बचती है वो दे देते हैं। यानी ये हालत थी पाटीदारों की 100 साल पहले। एक बार हम एक जगह आर्य समाज में प्रवचन करने के लिए गए, तो एक संत आए थे, वो आर्य समाजी थे, लेकिन वो महात्मा ज्योतिबा फूले को मानते थे और महाराष्ट्रियन थे। तो उनने कहा कि साहब मैं भी क्या है पाटीदार हूं, और गुरुजी, और असली महात्मा तो महात्मा फूले हुए हैं। तो मैंने कहा ये बात पाटीदारों को समझाओ ना आप अपने एरिया के। अरे कि गुरुजी हमने वो युग देखा जब हमारे ब्राह्मण ऊपर से रोटी फेंकते थे, यानी वो हालत हमने देखी, वो युग देखी पाटीदार ने। और आज के युग तो ये करोड़पति बन गए, गाड़ियों से घूम रहा है, बंगले में, तो ये अपना इतिहास भूल रहा है। तो शिव शंकर जी यादव जी, सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि जिन यादवों के पास, गुजर, सोंधिया, दांगी, यादव, जाट, पाटीदार के पास जैसे ही पैसा आया, यहां तक कि चमार, भले मेहतर,
भागरी बरगुंडे जिनको हम तथाकथित अछूत मानते हैं या आदिवासी मानते हैं, उन लोगों के पास भी जैसे ही पैसा आता है वैसे ही वो अपना बाप बदलना चालू कर देता है, वैसे ही वो नकली ठाकुर, नकली बनिया, नकली ब्राह्मण बनने लग जाता है। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे, 2 शब्द, और अपनी अपनी कहानी भी बताइए आप। नहीं, अपनी कहानी देखिए, मैं अनुभव बता रहा हूँ। पूर्वांचल में है, पूर्वांचल का मैं रहने वाला हूँ। हम वहाँ पर काफी हम लोग काम भी किए हैं। मैं पूर्वांचल में देखा हूँ अंधविश्वास पाखंड थोड़ा कम है, क्योंकि वहाँ गरीबी ज्यादा है, उतना संपन्नता नॉर्मली नहीं है जनरल में। लेकिन वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी लोग संपन्न है। तो मैं पूरा पश्चिमी, तो वहाँ पाखंड, अंधविश्वास और ढकोसला बहुत ज्यादा है, बहुत पाखंड। तो ये भी अनुभव किया हूँ, जो जितना संपन्न हो जाता है उतना पाखंडी हो जाता है। संपन्नता आने पर और ज्यादा पाखंडी और अंधविश्वास और पूजा पाठ भगवान को लोग मानने लगते हैं। संपन्नता भी इसका बहुत बड़ा कारण। अच्छा, मैं एक पर्सनल अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं 78-79 के आसपास, 1978-79 के आसपास की बात रही होगी। हमारे सबसे छोटे भाई की शादी, हमारे पुरोहित की शादी में गए थे, और शादी कराने के बाद वो जो है तंबू लगा हुआ था, तंबू में मतलब खाट और एक नाच भी छोटी रखी गई थी। तो शादी कराने के बाद अपने लड़की के यहाँ रात को चले गए, तंबू में नहीं आए, क्योंकि मैं अहिरों के साथ कैसे बराबर में बैठूंगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा, हाँ हाँ, समझे तंबू कि में। आप थोड़ा सा रिपीट करिए। आपके भाई, हाँ, आपके हमारे भाई की सबसे शादी, छोटे भाई की शादी थी। अच्छा, शादी बारात में थी, पंडित जी गए। पंडित जी बारात में शादी कराने गए। तो शादी रात अच्छा को कराने के बाद जो है वो अपनी लड़की कहीं थोड़ा नजदीक में रही होगी, उसके यहाँ रात को खाने पीने सोने चले गए। अच्छा और वो मंडप मंडप में नहीं आए, हमने भी लेके नहीं आया। हम बोला कि कभी आए होंगे, हमने ढूंढा भी नहीं, जी मंडप जी में जी। नहीं आए। पता चला कि बिना खाए रह गए। लड़की के यहाँ भी खाना नहीं मिला। रात को कौन खाना देगा। देखो, तो बिना जातिवाद ने खाए भूखा रह मार गए दिया, वो, ब्राह्मणवाद ने तो ब्राह्मण को भूखे रह भूखा गए, मार दिया उस दिन। भूखा ब्राह्मणवाद रह ने गए ब्राह्मण को भूखा मार दिया। तो अब दूसरे दिन जो है उनका बेटा हमारे साथ पढ़ा हुआ था, अच्छा 10वीं तक पढ़ा था, 10वीं में फेल हो गया, मैं इंजीनियर बन गया। वो पूजा पाठ अच्छा। कराने लगा। हाँ तो हाँ हाँ दूसरे दिन आया तो हमारे घर पर ही हमसे कह रहा है, हाँ। शिवशंकर जी आप जो है बड़ों का इज्जत इज्जत नहीं, हमारे पिताजी गए थे और बिना खाए रह गए हो, खाना आपने खाना भी नहीं पूछा। मैं भड़क गया उसके ऊपर। अच्छा मैं बोला तुम मुझे इज्जत बताओ कि मैं बड़ों का इज्जत मैं नहीं करता हूँ, बावन मुझे बताएगा। अच्छा। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, जी जी, कि समझ बड़ों की रहा। इज्जत एक बावन हमको बताए कि बड़ों की इज्जत मुझे करने नहीं आता है। अरे आपके पिताजी अब मंडप में नहीं आए, आशियाना में नहीं आए, जब हमारे आश्रम में नहीं आए तो मैं उनको कहाँ ढूंढने जाऊं, कहाँ वो चले गए रात को, तो मैं क्या करूं। सही है तो सही इस है पर सही। जो है थोड़ा सा बात पड़ी, और जो गया, मैं बोला जब वो चला गया तो मैं उस दिन इतना गुस्सा मुझे आया कि वो हमको कह रहा है कि आपको बड़ों की इज्जत करने नहीं आता है। आप समझ रहे हैं ना, एक समझ रहे बावन हैं। एक अहीर को कह रहा है। सोचिए उस समय नहीं, मतलब कि उसके हमें दिमाग इज्जत में नहीं ये है देने कि नहीं आता है, हम ऊंची जाति के और आप हमारी इज्जत करना नहीं जानते हैं। नहीं जानते। और मैं उस समय इंजीनियर हो गया, वो हमारे साथ पढ़ा हुआ फेल होकर गोबर फेंक रहा था गाँव में, और मैं यहाँ इंजीनियर बन गया था और हमें वो सिखा रहा है। नहीं, वो कह रहा कि हम जाति से तो बड़े हैं ना, हम जाति से तो बड़े हैं। आप इंजीनियर हो तो गए इस तो क्या पर हो गया। मैं इस पर उसको भड़क गया और खाना थलिया में खाया था। और जाने के बाद मैं घर वालों को इतना भड़का, हम बोला थाली फेंक दो। एक नालायक आदमी 3rd क्लास का आके थलिया फेंक दो इस थाली को। इतना मैं गुस्सा किया था भाई। और आज के बाद ये ब्राह्मण घर में नहीं आना चाहिए। मुझे याद, मैं भड़क गया था अपने परिवार में कि आज के बाद ये ब्राह्मण घर में आएगा तो मैं घर में नहीं आऊंगा, आज से मेरा भी नाता टूट जाएगा। ये बोला हूँ घर में मैं। हमारे जी घर जी में जी। आके हमें ही शिक्षा दे रहा है यार, बिल्कुल बताइए। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हाँ? है। अच्छा, हाँ? हमारे बीच में निष्पक्ष आवाज जी आए हुए हैं, और इनका बड़ा चैनल है एक, और कई लाइव स्ट्रीम इन्होंने की है और देश और दुनिया की जनता को जगा रहे हैं। तो निष्पक्ष आवाज जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपका भी जो बैकग्राउंड उत्तर प्रदेश का है, आपने अपने जीवन में कोई जातिवादी अनुभव किया हो उच्च वर्ग के द्वारा।
मतलब क्या है कि जैसे एक तो होता है दलित जाति या आदिवासी जाति है तो वो यादव को तो ऊंचा मानते ही है, यादव गुजर सोंधिया दांगी यादव पाटीदार से तो वो बेचारे डरते ही है। लेकिन आपने कभी ब्राह्मण बनिए ठाकुर कायस्थ का कोई ऐसा अनुभव किया कि जहां उसने आपको दिखाने की कोशिश की कि भाई हम आपसे थोड़ा सा उत्तम है? जी बिल्कुल सर सही कह रहे हैं कि हम लोग पूर्वांचल, मैं भी पूर्वांचल से ही बिलोंग करता हूँ। तो बनारस में हम लोग, बनारस तो आपको पता है कि पाखंड की नगरी है। और सबसे बड़ी और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कबीरदास भी वही पैदा हुए। हाँ, कबीर तो संत रविदास भी पैदा कबीरदास जी भी हुए वही। अच्छा देखिए सुनो, जी। चला बात छेड़ दी आपने। तो कबीर और रविदास वहां पैदा हुए जहां ब्राह्मणवाद का गढ़ है, और वहां पर हाँ, एक कहता है तू बम्मर बमनी का जाया आन बाढ़ से क्यों नहीं आया, और दूसरा कहता है, दूसरे महापुरुष कहते हैं कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जब होवे गुणहीन, और पूजे चरण चंडाल के जब होवे गुण प्रवीण। और कबीर कहते हैं कि तू बम्मन बमनी का जाया आन बाढ़ से क्यों नहीं आया, जात पात के फेर में उरज रहे सब लोग, मानुषता को खाते रविदास जात कर रोग। और कबीर कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का तो पड़ा रहने दो ज्ञान। और वहीं पर तुलसीदास इसका उल्टा करता है कि पूजा विप्रशील गुणहीना, शुद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो निष्पक्ष आवाज जी आप बताइए आगे क्या है? जी बिल्कुल, कबीरदास जी उसी जहाँ पे ये अजान की आवाज आती है, मंदिरों का गढ़ है, वहीं पे कबीरदास जी लिखते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो कबीरदास जी जैसे क्रांतिकारी वहाँ गजब गजब की चीजें लिखे हैं। और मैं वही अनुभव बता रहा था कि जैसे आपका सर बता रहे थे, बिल्कुल सेम ऐसा होता है। और ये खासकर हम यादवों में ज्यादा देखा जाता है। हमारे यहाँ, मेरे मेरे गांव का मैं एरिया का बता रहा हूँ, बहुत बहुल यादव क्षेत्र है। मतलब अच्छे हैं सब। बाकी सबके घर में एक दो टीचर मिल जाएंगे, तो कोई मिलिट्री में है, तो कोई अच्छी बिजनेस कर रहा है, लोग अच्छे अच्छे हैं वहां पे। लेकिन सबके यहाँ पे रामायण की कथा ये होती हमारा है, हर देखिए कीर्तन सुनिए होता है। निष्पक्ष आवाज जी, हमारा दूसरा कहने का भाव है, हमारा ये कहने का भाव है कि आपके जीवन में कभी आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कायस्थ तथा कथित ऊंची जातियों का कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आपने अनुभव किया है, या आपके सामने ऐसी कोई घटना घटी जहां पर यादव गुजर सोंधिया पाटीदार को दोयम दर्जे का नागरिक का जैसा व्यवहार किया गया, या उसे ये एहसास कराने की कोशिश किया कि भैया हम उत्तम है और तू नीच है? ये जी, मेरे क्षेत्र में तो मुझे तो ऐसा अनुभव कभी मिला नहीं। और चूंकि मैं पढ़ने के लिए कर्नाटका चला गया, बाहर से पढ़ा, फिर अभी मुंबई का सफर है, तो वहां रहा नहीं, तो इसलिए उसका अनुभव नहीं है। लेकिन ये इतना तो मैं जानता हूँ कि हम लोग खेतिहर हैं, तो किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए जब धान काटना हुआ, गेहूं काटना हुआ, या कोई फसल काटनी हुई, तो जब वहां पे, और काटने वाला कौन है ये सबको पता है, मजदूरी करने वाला कौन सा वर्ग है वो सबको पता है। तो वो वहां पे जरूर उनके साथ भेदभाव होता था, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। खुद मेरे घर पे कहा जाता है ना, उनके लिए बर्तन अलग अलग से निकाल दिया जाता था। लोग वो नहीं, वो या मामला इसका दलितों, प्रोग्राम होता है तो वो मामला दलितों का, हम यहाँ दलितों की बात नहीं कर रहे हैं, मैं हम ये बात कर रहे हैं। आपकी बात में समझा, आपकी बात को मैं समझा, लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसा तो फिलहाल है नहीं, क्योंकि हर लोग वहां पे लगभग लगभग शिक्षित हो चुके हैं। बस उनका जो पाखंड है वो नहीं छूटा है। जी 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 जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखिए अब ये अच्छा, पीढ़ियों का गैप है। यादव साहब समय तो एक घटना आपके पास बताना ही आ चाहता रहा हूँ, हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। देखिए ये पीढ़ियों का गैप है। अब हमारे निष्पक्ष आवाज जी नई दुनिया में जी रहे हैं और नए लोगों से मिल रहा है, शहरों में रह रहा है, और हमारे जो शूद्र शिवशंकर यादव जी है, इन्होंने जो 70 साल पहले जो भोगा है और जो दुनिया देखी है, उस हिसाब से वो बता रहा है। जी आप और अपना अनुभव बताइए, आपने क्या क्या अनुभव किया? देखिए 1977 में बंबई में मुझे चेचक निकल गई थी। अच्छा। तो हमारी माँ गांव में क्या कह दिया कि मनौती मान दिया कि बच्चे को मैं सत्यनारायण कथा सुनेगी माता माई के यहाँ, सुन रहे हैं ना? तो भाई अब माँ है, क्या करें? तो गया गांव में, तो माँ कहा कि सत्यनारायण कथा सुनना हो माता माई के यहाँ। एक माता माई जो है, एक देवपुर है गांव में, उसी के यहाँ मुझे सत्यनारायण कथा सुनना था। मैं भी गया, सुनिए कहानी, मैं भी गया, और वही ब्राह्मण आया मेरे को सता कथा सुनाने के लिए।
जो 10वीं में मेरे साथ फेल होके कथावाचक बन गया था और मैं इंजीनियर बन गया था। जी जी जी। तो मुझे क्या लोटा का पानी दिया गया, कहा अच्छा। गया कि पंडित जी का पैर पखार दो। अच्छा, धो दो इसको, पैर को धो दो। उनका पैर धोने के लिए मुझे लोटे का पानी दिया गया कथा से पहले। मैं तो सामने देख रहा हूँ वही बाबा ने जो हमारे साथ 10वीं फेल हो गया। तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, रमज्ञा ऐसे ही बोला, मतलब रमज्ञा पांडे जी, अरे आप तो पढ़ने में कमजोर थे, हाथ पैर से तो मजबूत हो, अपना हाथ पैर नहीं धो सकते हो। ये वर्ड है मेरा। हाँ सही, ये वर्ड है अच्छा मेरा कि आप तो पढ़ने में कमजोर थे लेकिन हाथ पैर से तो मजबूत हो, क्या खुद पैर नहीं धो सकते अपना हाथ पैर? अरे नहीं नहीं, मैं धो लूंगा। फिर वो पानी लिया, अपने आप से हाथ पैर धोया। पहली बार मैंने व्यवस्था तोड़ा था। बहुत अच्छा, बहुत पहले अच्छा। पैर हाँ, पहली बार मैंने तो व्यवस्था तोड़ा था। तो फिर हाथ पैर धो करके फिर कथा पर बैठा। पहली बार मैं कथा सुन रहा हूँ, सुनिए कहानी, बड़ा मजा आएगा। तो वो अपने बैठा, फिर अपने बैठा, फिर 4 उसके और भाई थे, उनको भी छोटे छोटे बच्चों को बैठा दिया। और मैं पैसा लेके गया नहीं था, छुट्टा उट्टा 10 पैसा, 1 पैसा, 4 आना, 2 आना, ये सब 1 रुपया 2 रुपया रहा होगा कैसे भी करके। तो वो कथा जब पढ़ा, तो जब वो कलावती ललावती की जब सुनाना शुरू किया कि कलावती ने कथा सुनी तो ये मिला, बनिए नहीं सुना, तो मैं उसको बोल दिया कि पंडित जी आप गलत कथा सुना रहे हो, हमें वो कथा सुनाओ जो लीलावती कलावती ने सुनी थी। ये तो तुम मुझे उदाहरण दे रहे हो। आपने पकड़ लिया उसको, आपने पकड़ लिया। हमने पकड़ा उसको, पहली बार कथा सुन रहा था। इस सत्यनारायण भगवान की कथा में सत्यनारायण कहाँ है ये बताओ। मैं उसको बोला तुम हमको 5 साल के बच्चे के तो उदाहरण दे रहे हो कि कलावती ने कथा सुना तो ये बच्चा पैदा हो गया, वो बनिए ने नहीं सुना तो उसका सामान नुकसान हो गया, ये हो गया। तुम तो हमको लालच और डर बता रहे। तो बोलता यही कथा नहीं, तुम्हें नहीं पता, बाप को बुलाओ। अब उसके बाप को बुलाया गया। हाँ, बाप को बुलाया गया। अच्छा, बुला लिया बाप को। तो हाँ, बाप आया, फिर बाप आया। तो ये बोलते हैं कि हम बोला मुझे भाई वो कथा सुनो जो कलावती लीलावती ने सुनी थी। हाँ सही है। नहीं नहीं, हमको भी नहीं मालूम है यही कथा है। किसी तरह कथा तो अब माँ थी, माँ का काम करना था, तो समझ सकते हैं उस समय की बात है। माँ को कैसे कथा होता कैसे सुन लिया। तो उस समय मेरा 8-10 रुपया खर्चा हो गया। मतलब 8-10 खर्चा हो गया, 800-900 होगा, 8 रुपया 10 रुपया के आसपास, 10 रुपये के आसपास मेरा खर्चा हो गया। तो चावल गेहूं दाल की वहाँ कोई कीमत नहीं है। घी ले गया, चावल ले गया, दाल ले गया, उसको ले जाके पहुंचाना पड़ता है। अब वो हमारे पटदारी में हंगामा खड़ी हो गई कि तुम लोगों तो सत्ता ने कथा भी रेट भी खराब कर दिया। हम लोग 1.25 रुपए में कथा सुनते हैं तो 10 रुपया खर्चा कर। हम रेट बिगाड़ दिया, आपने रेट बिगाड़ दिया। अब हमको गाली देना शुरू किए लोग हमको। हम बोला पैसे के तू सुनते ही क्यों हो। बता दूं, हमारे परिवार का लास्ट जो है सत्यनारायण कथा है। जी। मैं बोला आज के बाद अगर कोई कथा रखा तो मैं नहीं आऊंगा। तब से कथा सुना ही नहीं, वही लास्ट और अंतिम कथा थी मेरी। एक बार मुझे भी बुला लिया था कि महाराज जी सत्यनारायण भगवान की कथा बांध दो। मैंने भी ऐसी बात की कि लोग मस्त होता है। चलिए, हमारे बीच में बड़ी देर से श्याम सिंह जी बैठे हुए हैं। श्याम सिंह जी, आपने ओबीसी के लोगों के साथ छुआछूत या जात पात कुछ देखा हो, कोई अनुभव देखा हो, तो वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। क्योंकि देखिए, ओबीसी में जो पेरियार ललित सिंह यादव हुए, या ओबीसी में महामना ज्योतिबा फूले हुए, या ओबीसी में हम देखते हैं कि ये जगदेव बाबू हुए, या जितने भी महापुरुष हुए, इन्होंने कहीं ना कहीं छुआछूत और जात पात और ऊंच नीच और भेदभाव को झेला है। तो आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया, या आपने अपने पिताजी ने क्या बताया आपको कि किस तरीके से कुमारों के साथ, नाइयों, धोबियों के साथ, तेलियों तंबोलियों के साथ, गुजर, सोंदे, दांगी, यादव, जाट के साथ छुआछूत या ऊंच नीच थोड़ा बहुत होता था या नहीं होता था? आप क्या कहेंगे, 2 शब्द कहेंगे आज के कार्यक्रम में? जी 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 मेरा जो लालन पालन हुआ गांव में हुआ है, और ठाकुर बहुल गांव था, अभी भी है, मेरी खेती भी है। तो बट हमारी स्थिति थोड़ी सी वहाँ स्ट्रॉन्ग थी। मेरे दादाजी लेन देन का काम करते थे, व्यापार करते थे, सारे गांव उनके चरण छूता था और उधार लेता था, और सारे ठाकुरों को हम ठोकते थे।
जैसे रामायण उसने क्या नाम B.R. चोपड़ा ने वो महाभारत दिखाई ना जी, ऐसे युद्ध हमने अपनी गलियों में अपने घर के सामने ठाकुरों को कूटते हुए हमने खुद, हम भी ऊपर चढ़ जाते थे, ईंट बरसा देते थे। चलिए चलिए ऐसी बात ना करिए। तो नहीं हकीकत है सर, हकीकत। तो पूरे होता था शूद्र और उनके बीच में, उच्च वर्ग के बीच में ये जाति। हाँ, कभी कुछ बोल दिया अगर किसी ठाकुर ने, तो हमारे दादाजी बड़े एग्रेसिव थे, वो कूट देते थे। अच्छा, है ना। तो सत्यनारायण की कथा सिर्फ और सिर्फ पूरे गांव में मेरे यहाँ होती थी, मेरे पिताजी करवाते थे कभी 1-2 बार बरसात के महीनों में, इन्हीं दौरान भादवे सावन में। तो वो सुनी है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कि हमने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, हमारे साथ करा भी नहीं है कभी। वो कुछ डरते थे मेरे, मतलब हमारे यहाँ तो आने में, है ना, क्योंकि क्या होता है जिसकी लाठी में दम होता है ना, उसको सब नमस्ते करते ही है। लाठी उसकी भैंस, उसकी लाठी उसी की भैंस। हाँ जी, हाँ जी भाई। पूरे गांव में पक्का मकान हमारा था, 2 मंजिला सबसे पहला हमारा था। ठाकुर सब झाड़ू झोपड़ियों में रहते थे, तो उनकी औकात नहीं थी एक्चुअल में, इसलिए मैंने उस दौरान नहीं देखा। बिल्कुल सही है। देखिए हमारे उतरन कपड़े जो है, मेरे साथ का ठाकुर का लड़का वो पहनता था। अरे वाह, मेरे भाई के उतरे हुए जो है वो क्या नाम सफारी सूट, पुराने कपड़े हाँ दे देते थे। वो खुशी से पहनता था। वो कहता था कोई नहीं यार, मुझे दे दो आप। हाँ, नहीं, तो देखो रहती तो ये होता ही है जी। वो मतलब हम लोग अच्छा, वो खाने पीने में ऐसा कुछ नहीं होता था जी, हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। चलिए, हमारे बीच में निष्पक्ष आवाज जी भी है, तो उनसे भी हम 2 शब्द ले लेते हैं। सज्जनों, निष्पक्ष आवाज जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पेरियार ललन सिंह यादव की कोई किताब पढ़ी आपने, या अपना कोई अनुभव हो उनके? हाँ, मेरे पास उनकी बहुत सारी किताबें हैं, अभी भी लेके ही बैठा हूँ। चलिए बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन सी किताब है। वो बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वांचल में ललन सिंह यादव के जो सबसे बड़े शिष्य थे, वो थे नसुड़ी यादव। और उस क्षेत्र में जो यादव बहुल क्षेत्र है, वो लोग बिरहा सुनना पसंद करते, तो हर कार्यक्रम में उनको तेरही से लेकर के शादी तक बिरहा का कार्यक्रम होता था। और खुद पाखंड भी करते थे, लेकिन वो वहां का जो गायक होता था ना, वो नसुड़ी यादव के साथ हो सकता है हीरालाल यादव आ जाए, हो सकता है बुल्लू यादव आ जाए, लेकिन एक बंदा जो फिक्स हुआ करता था, वो नसुड़ी यादव फिक्स थे। तो नसुड़ी यादव हर कार्यक्रम में जाते थे, और हर कार्यक्रम में वही कृष्ण की लीला और हनुमान जी कैसे बच्चा पैदा कर गए, पसीने से कच्चे बच्चा पैदा होता है, वो सब बताने का अपना काम अपने भोजपुरी भाषा में करते थे। तो ये लगातार मैंने देखा है कि यादवों में एक खासियत देखी है थोड़ी सी, कि भाई एक आज भी मैं मानता हूँ, और हम लोग देख भी रहे हैं कि ब्राह्मणवाद को अगर ढोने वाला कोई सबसे बड़ा है तो यादव ही है आज। लेकिन अगर लड़ने के लिए तैयार होगा तो क्रांति भी ला सकता है। बस इन्हें हमें लगता है ना कि जोड़ना है, जगाना भी है, जगाना। यादव साहब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर जाति में क्रांतिकारी लोग हैं, लेकिन उनको कोई दिशा देने वाला चाहिए। जैसे रामस्वरूप यादव पाटीदार जाति में पैदा हुए, महाराजा सिंह भारती जाट जाति में पैदा हुए, महात्मा ज्योतिबा फूले और जगदेव प्रसाद कुशवाहा या माली जाति में पैदा हुए, हमारे कुमार समाज में संतराम बीए नाम के एक विश्वगुरु पैदा हुए। तो हर जाति में अच्छे लोग हैं और उनको एक दिशा देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बाबा साहब ने जो कही है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी जंजीरें स्वयं तोड़ देगा। तो जब तक हमें मतलब जो ओबीसी की जातियां, SC/ST की जातियां, इनको शूद्र होने का एहसास नहीं होगा, तब तक क्रांति नहीं होगी। तो आपने शूद्र के विषय में कौन कौन सी किताबें लिखी है, थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करेंगे पूरे देश और दुनिया की जनता का। थोड़ा सा अपनी किताबों के बारे में बताइए और कैसे आपकी किताबें लोग पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा वो बताइए यादव साहब। हमने शुरुआत में 3 किताबें लिखा था। 89 में बहुजन चेतना लिखा था, बाद में फिर एक मिशन की किताबें गर्भ से और शूद्र थी, एक मानवीय चेतना थी। बाद में अभी 2018 के बाद मैंने 4 किताब पब्लिश किया है। BFC पब्लिकेशन लखनऊ ने पब्लिश किया ऑनलाइन
अवेलेबल, ऑनलाइन अवेलेबल है वो, अमेजोन अच्छा। और फ्लिपकार्ट पर, आपके गूगल पर किताबें हैं। उसमें पहली किताब है आपके गर्भ से को हम शूद्र हैं, फिर वह मानवीय चेतना है, ब्राह्मणवाद का विकल्प शूद्रवाद है, और एक है यादगार लम्हे। यादगार लम्हे किताब में ये सब चीजें जो बताए हूँ ना, बचपन की घटनाएं, वो अपने ये सब आत्मकथात्मक मिलेगी। शैली में आपके जीवन के हाँ अनुभव होंगे हाँ, वो। बचपन से इससे भी जो आप बहुत कुछ घटा है मेरे साथ वो, और नौकरी तक, रिटायर होने तक का वो किताब लिखने तक का अनुभव उसमें मैंने डाला है। अरे बधाई आपको बधाई, बता चलो दूं कि जरूर। आपको बता दूं एक सबसे बड़ी चीज, उस किताब को आप लीजिए तो एक बच्चों को प्रेरणा भी मिलेगी। मैं 10 किलोमीटर हाई स्कूल, इंटर और बीएससी पैदल आ जाके किया हूँ। रास्ते में ही मुझे 2 घंटा पढ़ने को मिलता था, 2 घंटा जाने में और 4 घंटा रास्ते में ही पढ़ के मैं ये बीएससी टॉप किया हूँ, सोचिए। अरे वाह। इसके बाद मैं बंबई में भी आकर के जहां भी सर्विस में रहा, नंबर 1 पर रहा। मुझे भारत सरकार का संचार से अवार्ड भी मिला हुआ है, बेस्ट अरे इंजीनियर बधाई का। बधाई बधाई बधाई, बहुत अच्छा मैं बहुत अच्छा बहुत। 7 साल जो है विजिलेंस ऑफिसर रहा, वहां भी मुझे अवार्ड मिला है। 400 क्लास 1 क्लास 2 अफसरों को बुक किया हूँ मैं। 2 साल अरे सीबीआई बधाई। में रहा, वहां भी 2 साल सीबीआई में जाने मौका मिला था, जाने का, वहां भी अवार्ड मुझे मिला है। सीबीआई से भी 5,000 अरे रुपया मुझे मिला है। बधाई। वाह देखिए वाह वाह, सज्जनों, क्या बात सीबीआई है, वाले क्या बात साहब भी तो हमारे बीच में और हैं। इतना इतना है। है कि मैं अपने अपने लाइफ का जो कैरियर है ना मेरा, रियली मैं बहुत संतुष्ट, बहुत ही खुश इंसान हूँ। जहां भी बहुत रहा अच्छा। मतलब एकदम। अब मैं वही से कहता हूँ ना ये SC ST अधिकारियों को कि भाई जहां भी जाओ अपने टेबल के पीछे लिखो, अपना नाम लिखो, गर्व से लिखो कि मैं ऐसा हूं, और मैं बिना रिश्वत के, बिना घुसखोरी के, अपने बलबूते पर संविधान के दायरे में आके ज्वाइन किया हूं। गर्व दिखाओ अपने आप को, तब जो है जाकर के जो ये सामाजिक जो व्यवस्था का जो असमानता टूटेगी। मैंने पूरा बिल्कुल लाइफ सही है, में देखिए तोड़ा है भाई। हम बिल्कुल सही है। एक आदमी कलेक्टर बन गया, कमिश्नर बन गया, एसपी डीएसपी बन गया, थानेदार बन गया, फिर भी वो जात छुपा रहा है, फिर भी वो हाँ? बाबा साहब की जयंती नहीं मना रहा है थाने में, या संविधान के दिवस नहीं मना रहा है, या हमारे महापुरुषों की बात नहीं कर रहा, तो फिर उसके डॉक्टर इंजीनियर वकील मजिस्ट्रेट प्रोफेसर बनने, थानेदार बनने का क्या मतलब है, एसपी बनने का मतलब है। तो मैं वास्तव सर्विस में में बामसेट में सर्विस में काम करते हुए पूरा ओपनली काम करता था, जय भीम बोलता था मैं। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ हमको बोल सके। हाँ सही है सही है सही है सही है। इसलिए कह रहा हूँ आज कि जहां रहो अपने हिम्मत से, ताकत से रहो ना यार, अपने ताकत से रहो, स्वाभिमान को सही। रखो ना, बिल्कुल सही। अच्छा, कोई हमारे तकलीफ नहीं हमारे होगी। हमने देखा कि कई दलित जातियां, आदिवासी पिछड़ी जातियों के लोग आपस में भी जय भीम कहने में वो शर्म आती है उनको। आपस में भी नहीं बोलते हमको तो कभी। हम तो वो ओबीसी के थे, हम रिजर्वेशन से गए नहीं थे। हमको तो सब हाँ। SC ही समझते थे। हमारे काम की वजह से सब हमको शेड्यूल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शेड्यूल कास्ट समझते थे। कितने तो आगे कब, अरे अरे साहब आपको प्रमोशन है, ये हालत थी। ये तो सब जगह होता है। हमको सब लोग शेड्यूल कास्ट ही समझते थे। सुनिए, जो भी व्यक्ति चाहे क्योंकि ओबीसी का हो या जनरल का हो, जनरल या हाँ, ओबीसी के व्यक्ति जब बुद्ध फुले और अम्बेडकर पेरियार की बात करेंगे तो उनको चमार घोषित कर उससे देंगे, चमार उसे होगा। चमार ही समझेंगे। हाँ, बिल्कुल। मुझे कई लोग SC को अरे साहब आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपका लिस्ट तो इसमें आना चाहिए था। मैं बोलता था भाई मैं जनरल में हूँ यार। तब आश्चर्य करते थे, अरे हम तो समझता था कि आप SC में है। ये हालत थी भाई। काम काम ऐसा करो कि वो काम आपको दिख जाए, बिल्कुल सही है। छिपाने से नहीं होगा आप। हाँ, बिल्कुल सही है। सज्जनों, हमारे बीच में द रियल साइंस द रियल जी भी है। 2 शब्द कहेंगे रियल साइंस जी अभी तक की यात्रा पर? हाँ सर, आज तो मैं धन्य हो गया कि मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा स्वामी जी को कि आपने एक महान शख्सियत से आज हमको मिलवाया है, जिनसे शायद ही हम कभी मिल सकते थे या कभी हम सुन सकते थे। आज तो लाइव हम इनको देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं एक छोटी सी कविता है, एक्चुअली मैं पहले आपको एक अनुभव सुनाना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैं अपने दादाजी के साथ में एक पड़ोस के गांव में गया हुआ था। एक्चुअली हमारे दादाजी थे, सबसे मिलने जुलने वाले थे, बुजुर्ग थे, सबसे मिलते थे वो। तो वहाँ पे गए हुए तो एक भंडारा चल रहा था, भंडारे प्रोग्राम में गए हुए थे। तो हम लोग ठहरे थोड़े दलित जाति से, नीची जाति से, और जो भंडारा का प्रोग्राम रखा था वो
उच्च जाति के भदौरिया जी ने रखा हुआ था। तो मैं होऊंगा 10 साल का होऊंगा लगभग, उस समय गए हुए थे। तो उन्होंने ना जमीन पे, उस समय जमीन पे आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात है, जमीन पे वो पट्टी बिछा के रखते थे ताकि सब लोग बैठ जाएं खाना खा लें, है ना। सुतली की पट्टी होती है, इसको हमारे यहाँ टाट पट्टी बोलते हैं। टाट पट्टी टाइप। हाँ, टाट पट्टी पे बैठा के बोलते थे, सब लोग बैठे हुए थे। तो हमारे दादाजी ने क्या किया कि सब लोग टाट पट्टी पे बैठ गए, तो हमने और मुझसे बोला दादाजी ने एक साइड बैठ जाओ। तो दादाजी और हम टाट पट्टी को छोड़ के जमीन में बैठ गए। मैंने पूछा दादाजी से कि दादाजी ऐसा क्यों, अपन लोग क्यों बैठे हैं? अरे वो ठाकुर जी हैं, अपन वहां नहीं बैठ सकते हैं। कि दादाजी ऐसा थोड़े ना होता है। मैंने बोला उनसे अपनी भाषा में कि दादाजी ऐसा नहीं होता है, बुलाया तो हमको भी उसी कार्ड से है जिस कार्ड से सबको बुलाया है। अगर ऐसा होता तो फिर कार्ड भी अपने को अलग ही मिलता, सबको रंगीन मिलता और अपन को ब्लैक एंड व्हाइट मिलता, है ना। ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तू एक काम कर, तू बैठ जा। मैं बैठ गया वहां पे, आराम से खाना खाया। खाना खा के हम लोग फ्री हो गए। फ्री होने के बाद हमने सुना भी इस चीज को कि देखो ये कैसे बैठ गया टाट पट्टी पे। अच्छा। तो उस समय दादाजी ने, हाँ, ये उन लोगों ने बातचीत कर रहे थे आपस में और मैं बैठा हुआ था कि ये कैसे बैठ गया टाट पट्टी पे। पर मैंने खाया खाना, आराम से खाना खाया। खाना खा के वापस भी आया आराम से, और लगभग 3 घंटे तक दादाजी से बहस भी की। ये दादाजी या तो टाट पट्टी बैठना अगली बार से, या जाना मत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए आपकी कविता सुना दीजिए, कविता सुना दीजिए। देखिए कोई सम्मान बुलाए तो सम्मान से बिठाए, सम्मान से खिलाए, वरना किसी घर जाने की जरूरत नहीं, किसी कार्यक्रम में जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर ही रहिए। अरे खिलाने की बात आई तो एक घटना बता दूं क्या मैं? चलिए स्वागत 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 यार, आप तो ज्ञान के भंडार है, आप तो बरसात करते रहिए। अरे बढ़िया। उसी जो हमारे छोटे भाई की शादी थी, तो दोपहर को भतवान होता है। भतवान तो पूरा भवत खा लिए बारात जाने के लिए, तो बाजा वाले खाना खाने के लिए आए। तो मालूम है बाजा वाले अब जब 8-10 आए, हमारे गांव के चमार के लोग थे, तो खाना खाने के लिए मैं वहां पहुंच गया। मैं भाइयों को हटा के बोला इनको खाना मैं खिलाऊंगा। तो खाना खिलाने के पहले मैं उनसे कहा कि देखो एक ही शर्त पर खाना खिलाऊंगा कि पत्तल मैं फेंकूंगा, पत्तल आप नहीं फेंकोगे। हाँ, मैं बोला पत्तल मैं फेंकूंगा, अगर पत्तल खुद उठा के ले जाओ तो ले आओ, खाना घर पर खाना यहाँ मत खाओ। अरे बाबूजी ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा? आप मालूम है उसमें जो बुजुर्ग थे 5-6 वो पत्तल उठा ले गए, लेकिन जो जवान लड़के थे उनके कहने पर रख दिए। फिर वो पत्तल को उठा के जहाँ फेंकना था सब लोग वहां ले जाकर मैं फेंक दिया। फिर डोली ढोने वाले मुसहर आए। अच्छा। और वो 5 मुसहर 4-5 के साथ 8-10 बच्चों, फिर उनको भी यही बात किया मैं, उनको भी यही बात कहा कि पत्तल मैं फेंकूंगा तभी खाना खिलाऊंगा। खाना खाना है तो बहुतों को तो इज्जत से खाओ, नहीं तो घर ले जाकर खाना खाओ। मैं तुम लोगों को पत्तल फेंकूंगा, मैं ही फेंकूंगा। उसमें भी मालूम है खाली बच्चे पत्तल छोड़े, बुजुर्ग जितने थे सब उठा के ले गए। जब पत्तल फेंको के आ गया तो हमारे पट्टीदार में 4 भाई थे, 3 एक नौकरी करने वाले थे, एक गांव वाला था। वो बारात के समय जब बहुत भीड़ होगी तो मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा, ये धर्म नष्ट कर रहा है, ये धर्म नष्ट कर रहा है। और मैं गलत किया था चुपचाप थोड़े समय, लेकिन जब पढ़े लिखे लोगों को गाली देना शुरू किया तो मैं सीधा कहा, ए सत्यनारायण भैया, अच्छा, मैंने बोला तुम्हारा बेटा तुम्हारे कपड़े के ऊपर संडास करता है तो कौन धोता है? टट्टी पेशाब करता है तो कौन धोता है? उसका टट्टी पेशाब कौन धोता है? क्या उस टट्टी पेशाब से गंदा है पत्तल? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? खाना खिलाना तो मान सम्मान से खिलाओ, तो मत खिलाओ, उसको इज्जत से खिलाओ। जब ये बात बोला सबकी बोलती बंद हो गई। हम लोग उससे गंदा है, अरे पत्तल फेंक के हाथ धो लो, खत्म किस्सा, बस। और क्या मेरा टट्टी। आप बता दूं उसके बाद हमारे गांव में सब लोग खिलाना शुरू कर दिए, पत्तल फेंकना सबका शुरू किए। मैं यही कहता हूँ कि जब उच्च वर्ग के लोग यानी तथाकथित हमारे गुजर, ये पग पर भाई, पग पर आप गांव में पग पर अंधविश्वास, पाखंड, ऊंच नीच, छुआछूत, हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ यही बनाया गया है, अच्छा गुण कोई दिया ही नहीं है। चलिए मैं एक घटना मैं भी सुना देता हूँ, जब आप घटना सुना रहे तो मैं भी एक घटना सुना देता हूँ। मैं अभी क्या, जब से मैं साधु बनाऊं तो एक तो मेरा काम है
लोगों को ज्ञानी बनाना। तो ज्ञानी बनाने का मैं कोर्स देता हूँ भाई। ज्ञानी बनाने का क्या है, हम एक कोर्स देते हैं कि भाई ये 5 किताब पढ़ लो, आपको आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, परलोक, भाग्य, भगवान, डाकन, चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, जिन्नात, गंडा, ताबी, हस्तरेखा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ध्यान, योग, समाधि, प्राणायाम के एक एक रहस्य पता चल जाएंगे। आज ये जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर अंधविश्वासी है, जात पात वाले हैं, इनका दोष नहीं, इन्होंने ऐसा लिटरेचर पढ़ा ही नहीं, इनको नॉलेज ही नहीं है। ये तो क्या है, MA BA करके, नौकरी करके और पेड़ भर के रंगीन बीबी, रंगीन टीवी में मस्त है। तो हमने एक कोर्स सिस्टम चलाया। अब एक क्या, एक मेहतर समाज का लड़का मेरे संपर्क में आया, तो मैंने उसको वो किताब दी, मैंने कि भैया ये 5 किताबें, तू ज्ञानी बन जाएगा। भाई मेरा ज्ञानी बनाने का ठेका है। अब वो गया, क्या है कि उसके गांव में एक पाटीदार था, उसका दिमाग बहुत चलता था। उसको बताया कि यार एक गुरुजी है सत्यानंद महाराज, और उन्होंने मुझे ये किताबें दी है और इनको आप पढ़ो। वो तो पढ़ा नहीं, लेकिन उसको पाटीदार को दिया। अब पाटीदार ने पढ़ा तो वो तो दीवाना हो गया। वो पाटीदार ने जब मकान बनाया तो ये लिखा अपने घर के सामने शूद्र भवन। क्या लिखा? शूद्र भवन। उनको एहसास हो गया। तो मैं एक बार उनके घर पे गया, मेरा भोजन भी रखा था उन्होंने, तो मुझे उन्होंने घटना बताई कि गुरुजी जिसको आपने किताबें दी थी ना, इसकी शादी थी। आप गांव में एक घर मेहतर का, अब उसकी बारात कौन जाए बताइए। तो जो उसने, पाटीदार ने क्या करा, मतलब पाटीदार ने प्लानिंग करा, वहां गुजर भी थे, यादव भी थे, पाटीदार भी थे, और भी OBC की जातियां थी। तो सभी के घर से एक एक 2-2 लड़कों से दोस्तों की मंडली थी, वो उस मेहतर की बारात में गए। अब बारात में गए, गांव में पता चल गया कि भाई मेहतर की बारात में गए और ये पाटीदार सबको बिगाड़ रहा है, क्या सब लोगों को भ्रष्ट कर रहा धर्म। अब गांव में पंचायत हुई साहब। अब जैसे ही पंचायत हुई, पाटीदार को खड़ा करा, क्यों पाटीदार जी बारात में क्यों गए थे? उन्होंने कहा फलाने गुजर साहब, पटेल साहब का बच्चा भी गया था, फलाने यादव साहब का भी गया था, फलाने सुतार साहब का गया था। तो सभी लोग गए थे। तो वो क्या है, मीटिंग भंग। वो वास्तव में क्या है कि जब तक OBC और जनरल के लोग जात पात और अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन नहीं चलाएंगे, तब तक हमें आंदोलन में सफलता नहीं मिलेगी। और इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग ब्राह्मण विरोधी है, हम ये कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण विरोध मत करें, ब्राह्मणवाद का विरोध करें। भाई ब्राह्मण में भी अच्छे लोग हैं, क्षत्रिय में भी, बनिया में भी, कायस्थ में भी, गुजर, सोंधिया, दांगी, यादव, जाट, इन सबको बताएंगे हम, तो क्रांतिकारी लोग तैयार होंगे। जी निष्पक्ष आवाज जी, क्या कहेंगे मेरी बात पर? स्वामी जी, हाँ बिल्कुल स्वामी जी, मैं इस बात का बिल्कुल आपको कह रहा, लेकिन मैं तो इस बात से थोड़ा सा और अलग सोचता हूँ। ये कि ना, कि जो ये जाति का जो तबका है ना, इसी से दूर हटना चाहिए। जाति जो है ना, ये जाति जब तक रहेगी, कितना भी रेशनल हो जाए, कहीं ना कहीं उनके अंदर खोट रहेगी ही रहेगी। और वो एक दूसरे के किसी न किसी मामले में, जैसे मैं अगर कह रहा हूं कि हमारे यादवों में ये होता है, ये क्रांतिकारी हो सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उस जातिवाद से एक अंश मिला हुआ है, प्रेरणा मिल रही है कि भाई हम लोग करके हम बहुत क्रांतिकारी हैं, हमारे लोग बहुत आगे जा रहे हैं। तो इस जातिवाद से थोड़ा सा हमको बहुत दूर हटना चाहिए, एकदम से अपने से चिपकाना नहीं चाहिए, हटा देना चाहिए। बाकी आपकी बात से मुझे स्वामी जी की बात से मुझे वो डॉक्टर लक्ष्मण यादव की एक वो कहते हैं अक्सर अपने कार्यक्रमों में कि 2-4 लड़का में एक संतोष, गधा के मरले कौनो न दोष। ये आपने मुझे अक्सर कहते हुए सुना मुझे भी याद आ रहा था वो, कि मैं उसे सुना, आपने सुना दिया। चलिए, हमारे बीच में कुछ सुपर स्टिकर आए हैं, उनको भी ले लेते हैं। अच्छा, जी स्वामी जी, फिर उसके बाद में बोलता हूं। हाँ, अमित राम जी की तरफ से आप सभी को प्रणाम। इनका सुपर स्टिकर आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। इसके बाद सज्जनों, हम देखते हैं कि सज्जनों अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सुपर चैट, सुपर स्टिकर के माध्यम से सहयोग करें, ताकि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। सोसिन जी लिख रहे हैं, आज के समय के परिवार, आज के समय के पेरियार, सत्य के दर्शन व स्वामी जी आपको नमन। चलिए, आपका बड़प्पन है कि आप हमारे उन महापुरुषों से हमारी तुलना कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैंने ऐसा कोई ज्यादा क्रांतिकारी काम नहीं किया है। नमिता सोलंकी जी लिख रही है, गुरुजी प्रणाम, यादव जी को व सभी साथियों को जय भीम। तो यादव जी आपका भी सम्मान कर रही है बहन जी, और जय भीम। तो सज्जनों, मेरा आपसे यही आग्रह है कि निष्पक्ष आवाज जी का भी एक चैनल है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप घंटी का बटन दबाएं, उनके चैनल को देखें। और यादव साहब, आप भी एक चैनल खोल लीजिए,
यूट्यूब चैनल के माध्यम से आजकल क्या होता है कि हफ्ते में आप एक चैनल पर वो स्ट्रीम करें और उस स्ट्रीम में हम लोग भी आ जाया करेंगे, धीरे धीरे स्ट्रीम होगी तो पूरे देश के लोग जुड़ेंगे, उनकी शंका समाधान आप लाइव में करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और चूंकि अभी निष्पक्ष आवाज और हम भी इसका समर्थन करते हैं कि हम थोड़ी मदद कर दिया करेंगे, मतलब हम आपके चैनल पे आ जाएंगे, आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे, और जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी का काम है वो निष्पक्ष आवाज जी आपको थोड़ा बता देंगे, पर्सनल मिलके या बता देंगे तो वो अच्छा रहेगा। मतलब देखिए आप हमारे महापुरुष हैं, आप ज्ञान का खजाना है, अनुभव के खजाना है, आपने बहुत जीवन में अनुभव किया है, उन अनुभवों का लाभ समाज को मिलना चाहिए। और वो किताबें, और आपने हजारों प्रश्नों का समाधान किया लोगों की, और हजारों सभाओं को संबोधित किया है। तो आप अगर ये YouTube के माध्यम से लाइव आकर के अपन चाहे हफ्ते में एक दिन करेंगे, अपन सब मिलकर करेंगे, आप उसका नेतृत्व करना, तो उससे बहुत समाज को लाभ मिलेगा। जी निष्पक्ष आवाज जी क्या कह रहे थे, आप बताइए। हाँ जी, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ और कहता हूँ कि जो भी आप मुझसे इस मामले में जो भी चाहेंगे मैं करके दूंगा आपको। लेकिन आप भी एक बार लाइव का कार्यक्रम शुरू करें और सभी साथी, हर चैनल के लोग हैं, अपन आना शुरू कर देंगे। और आपके जो विचार है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग तो 2-5 मिनट के लिए बोलते हैं, अगर आप 1 घंटा करते हैं तो कम से कम आधा घंटा आपका विचार और सही रूप से वहां जाएगा। प्लस कमेंट्स के माध्यम से भी आपको वो मिलते नहीं, भाई इसके बोलिए, इस पे जवाब दीजिए, इसका सब करिए। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप सर जो है कि एक चैनल ओपन करें, इसमें जो भी मेरी तरफ से मदद चाहिए कभी न कभी मिलेंगे, मुलाकात होगी, जैसे ही आपको मुझे पता लगेगा कि कहाँ है, कैसे रहते हैं, तो मैं मिल लूंगा आके वहां पे, तो सारी चीजें हो जाएंगी। और जी जी, और उसके बाद जो है, मैं अभी रियल साइंस जी बोल रहे थे कि ये जो चीजें उनके साथ हुआ कि भाई काट पे मत बैठाओ इनको, खाट पे मत बैठाओ, नीचे बैठाओ, ये नॉर्मल एक्चुअली में सबके साथ होता है। जो भी SC ST OBC की जातियां हैं सबके साथ होता है, और किसी को दिखता नहीं है। वो बहुत लोगों को, जैसे कि अभी यादव कमेंट्स कर रहे हैं तो अपने जात से यादव हटा दो। अरे यादव हटाने में शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। हटाओ तो पता लगेगा कि रियल में क्या है। तो इस पे ना अभी देखिए मेरे पास ये जो किताब है शोषितों पर धार्मिक डकैती, लड़ई सिंह यादव जी का, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से अहीरों के लिए, गडेरियों के लिए, चमार के लिए और जातियों के लिए, किस तरह से भंगियों के लिए और नाई के लिए, सबके लिए एक अलग अलग उन्होंने श्लोक बना रखा है और कहावतें कह रखी हैं। अहीरों के लिए वो कहते हैं कि अहिर मिताई तब करे जब सब मित मर जाए, और अहिरन गड़रम मल्लाह बिना गुनाह 10 पन्ना। ये यादवों के लिए भी वो कहते हैं कि 4 अहिर तहाँ बात गहीर, मतलब जहाँ 4 अहिर है वहां बात गहीर है, मतलब बात जो है कि वो गहरा है। और 4 कोरी जहां तहाँ बात बोरी, अहिर और सिख का दिमाग 12 बजे के बाद ठीक होता है। ये कहावत तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि गांव में तो लोग अपमानित शब्द में ये कहते हैं। अभी भी कोई बात होगा ना तो आपको डायरेक्टली ये वो जातियां कह देती हैं, तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली है, 12 बजा, अभी 12 नहीं बजा है। शायद शिवशंकर सर के बारे में को इसका अनुभव बहुत हुआ होगा कि ये कहे गए होंगे कि भाई 12 बजे बुद्धि खुलती है, तुम्हें बुद्धि नहीं है। तो सरदारों के लिए कहा जाता है। हाँ, जाटों के लिए भी कहा गया है। हाँ, और उसके बाद वो कहते हैं कि नौवा औरन के मलमल धोवे, अपने धोवे लजाए, और कायस्थ बच्चे कभी न सच्चे। मतलब इसका समझ ही रहे होंगे कि नौनिया जो है, नाउन जो औरत होती है, नाई की पत्नी होती है, वो सबकी मल धोती है और अपने धोने में लजाती है। और कायस्थ बच्चे कभी न सच्चे, कायस्थ के बच्चे कभी सच्चे नहीं हो सकते। यानी मैं कह रहा हूँ ना कि इस किताब में उन्होंने इसके माध्यम से बताया है, कम से कम मुझे लगता है कि 40-50 कहावतें लिखी हैं जो SC ST OBC के लिए कही गई हैं। बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे कमेंट्स करके यादव लोग, स्वामी जी एक मिनट, जो यहाँ पे गर्व महसूस कर, स्वामी जी एक मिनट, जो गर्व महसूस करके यहाँ कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं अहीर हूँ, उनके लिए भी कह दिया कि भाई तुम्हारी बुद्धि 12 बजे खुलती है, ये पता करो
कि किसकी औकात हुई ये बात लिखने की, कौन है इसका जड़ जो लिखने वाला है। ये बात है, बहुत सही, बहुत सही कहा। वास्तव में जितनी भी दलित आदिवासी पिछड़ी जातियां हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई जहरीली कहावतें प्रचलित है उनको अपमानित करने की। तो आज हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि इस जहरीले इतिहास को हम समझे कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या झेला था, कैसी कैसी उनको अपमानजनक बातें झेलनी पड़ती थी, और हम नकली ठाकुर, नकली ब्राह्मण, नकली बनिए बन करके और झंडा लेके घूम रहे हैं, मुसलमानों को मारेंगे, मस्जिद पे चढ़ जाएंगे, कई दलितों को ठोकेंगे, तो इसमें हम अपना गर्व महसूस कर रहे हैं। शिव कुमार जी लिख रहे हैं, साधुवाद आज स्वामी जी। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सज्जनों। तो निष्पक्ष आवाज जी हमारे बीच में आज यादव साहब उपस्थित हैं। तो यादव साहब क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा और कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं? आज पेरियार ललित सिंह जी यादव जी की जयंती है, हम सबके महामानव है, उनका जो त्याग और तपस्या है उसके प्रतिफल हमने बहुत कुछ सीखा है। उनकी एक किताब है एकलव्य, उन्होंने नाटक के रूप में 3 नाटक लिखे थे, जन्मेजय का नाट्य, एकलव्य और एक और उनका नाटक था। तो ये कुछ किताबें, उनकी किताबों के बारे में आपने कौन कौन सी पढ़ी है निष्पक्ष आदरणीय यादव साहब, शिवशंकर जी यादव साहब से आपने उनकी कौन कौन सी किताबें पढ़ी और कौन सी अच्छी लगी, क्या उनका सार है, थोड़ा बताने के लिए कृपा करें। सच कहिए तो उनकी सच्ची रामायण पढ़ा, एक और किताब पढ़ा था वो तो सच्ची रामायण, हाँ, और सच्ची रामायण किताबी। सच कहे तो मैं ज्यादा किताबें बाबा साहब की पढ़ा हूँ। अच्छा। जितनी किताबें थी, मैं जब पढ़ना शुरू किया तो बाबा साहब का बम्बई में था, तो रिडिल्स ऑफ हिंदुइज्म के बाद मुझे पढ़ने की भूख लगी और पढ़ते गया, इतना पढ़ा किताबों को, यहाँ तक कि गीता की समीक्षा राहुल या ये आपके हिंदू समाज का प्रदर्शक तुलसीदास, हिंदू समाज का प्रदर्शक तुलसीदास, राहुल संस्थान का संग्रह, गीता की समीक्षा, मतलब कोई ऐसा जितना भी मिला, जहां भी कांसी राम का प्रोग्राम होता था किताबें खरीद लेता था, पढ़ता था। 89 में खुद ही किताब लिख दिया मैं, बहुजन चेतना, बड़ी फेमस किताब मेरी हुई थी उस समय 89 में। तो देखिए, मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि ललित सिंह यादव का जो त्याग हो, बलिदान हो, तभी सार्थक होगा जब यादव समाज उसको फॉलो करे। यादव समाज के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि SC/ST जो है एक नजर लगाए पड़ा हुआ है। हम यहाँ तक जानता हूँ कि अगर यादव समाज दलित समाज को अपना भाई समझ ले, उसको इंसान समझ ले, तो आपको भगवान समझ लेगा, बशर्ते हम लोग उनको इंसान ही नहीं समझते। बहुत गहरी बात की। जिस दिन आप उनको इंसान समझ लेंगे, उस दिन आपको ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चकनाचूर करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए क्षण भर देर नहीं लगेगी। आपका शासन प्रशासन सब कुछ आपके पास आ जाएगा। जात पात तो ये कोड है। मैं तो कह रहा हूँ कि हम तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो इंसान हिंदू धर्म के कारण जात से अपने को उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, उसको मैं इंसान ही नहीं समझता। हमारे भारत में इंसान नहीं रहते हैं, हैवान रहते हैं। कि जो इस मानसिकता से ग्रसित है सब हैवान है। पहले यहाँ के इंसान, अंग्रेजों ने हमें इंसान बनाना शुरू किया था, बेचारे जल्दी चले गए। मैं तो चाहता था कि अभी तक रुके थे वो। हम लोग इंसान ही नहीं बन पाए भाई। कैसे कह सकते हैं कि हम यादव चमार नीच और अछूत है? कैसे कर सकते हैं भाई? अगर आप कल्पना से सोचोगे दहल जाओगे, एक बार दिल से सोचो दहल जाओगे। ये बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ा अपराध है। हम तो करें गाय मारने का बड़ा अपराध है किसी को नीच समझना। सबसे पहले इसको त्यागना पड़ेगा। और हमारे मिशन का ही मकसद है ब्राह्मण, हर आदमी ब्राह्मणवादी है। अगर चमार और भंगी में भी जात पात का द्वेष है तो भी ब्राह्मणवादी है। हर जात में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है, इसलिए अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को खत्म करना पहली प्रायोरिटी है। ब्राह्मणों को दोष अब नहीं, अब हम खुद दोषी हैं। बिल्कुल सही कहा है। OBC SC/ST जी बिल्कुल सही अभी अपने अंदर के ब्राह्मणवाद को खत्म करना पड़ेगा। ऊंच नीच छुआछूत, हम तो ये मान के चला हूँ कि भाई मैं इस हिंदू धर्म में सबसे निचले पायदान पर मैं कहता मैं सबसे छोटा मैं, तो हमसे बड़े। और हर इंसान अगर मान लेना, उसी दिन जात पात छुआछूत ऊंच नीच और ब्राह्मणवाद खत्म हो जाए। ब्राह्मणवाद जो है खाए बिना मरने लगा, राजपाट शासन प्रशासन आपका हो जाएगा। क्योंकि हम जितना ऊंच नीच छुआछूत बनाएंगे तो ब्राह्मणवाद जितना रहेगा। और जब आप छुआछूत ऊंच नीच बनाओगे तो ब्राह्मण उच्च बना रहेगा। जब उच्च बना रहेगा तो शासन प्रशासन उसी का रहेगा।
चलिए, बहुत इस अच्छी बात कमी कही को आपने। हमें और आपको तोड़ना वास्तव स्वामी में जी, हमें अपने आप को स्वामी ऊंचा जी, बनाने की बजाय, जी मैं लेता हूँ, साइंस द आप रियल जी एक कविता सुनाना चाहते थे, अपन ने बीच में रोक दिया था उनको, उनकी कविता ले वो लेते वो और बोले फिर बाद में। जी जी चलिए जाति आप से उन्होंने उच्च आपको मत बनिए, प्राइवेट, ज्ञान से उच्च बनिए, ज्ञान से उच्च बनिए, जात से उच्च मत, उन्होंने ज्ञान से जी ऊंचा जी बनिए। स्वामी जी उन्होंने आपको प्राइवेट में चैट किया है, पढ़ लीजिए उसको। चलिए तो देखिए, धन्यवाद। ललाई सिंह यादव जी की एक किताब है, एकलव्य नाटक, हाँ हाँ और दूसरा जो है कि शोषितों पर डकैती, और तीसरा सम्मुख बल। ये सब पढ़िए जरूर। इसमें मतलब उन्होंने नाटक के माध्यम से सारी चीजें लिखी हुई है। और एक मानव मानव जाति के लिए एक मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। उसके बाद स्वागत। मेरा थोड़ा काम भी है, व्यस्तता है। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर अगर सच में जिंदा है, अगर सच में जिंदा हो तो अपने जिंदा होने का सबूत दो। अगर सच में जिंदा हो तो अपने जिंदा होने का सबूत दो, या कलम को तोड़ दो, आंखों को फोड़ लो, कान बंद रखो, लिखो मत, सुनो मत, देखो मत, और अपनी जुबान को भी मर जाने दो, जियो मगर जिंदा लाश की तरह। अगर सच बहुत में जिंदा हो तो अपने जिंदा होने का सबूत दो, और खुल के बोलो, बिंदास लिखो, सच के रास्ते पर चलो, गलत के खिलाफ उठो, बेजुबानों की आवाज बनो, अंधों को रास्ता दिखाओ, अंधेरे का दीपक बनो, और अपने उजाले की राह बनो। उदासियों के पीछे छुपी दास्तानों को सुनो, उदासियों के पीछे छुपी दास्तानों को सुनो, आंसुओं के पीछे छुपे अफसानों को महसूस करो। निशब्द न रहो, निशब्द न रहो, निष्पक्ष बनो, डरपोक न रहो, निर्भीक बनो, जुबान को तकलीफ दो, झूठ को तनकीद करो, और सच की ताकीद करो, मेमनों को निर्भय करो, मेमनों को निर्भय करो, और भेड़ियों को भयभीत करो। जानवरों से सीखो और जुल्म के खिलाफ पूरी ताकत से सीखो। चींटियों से चींटियों से सीखो और निर्माण के लिए एकजुट हो जाओ। पक्षियों से सीखो और उड़ान के लिए पंखों को फैला लो। अगर सच में जिंदा हो तो अपने जिंदा होने का सबूत दो। सबूत ये दो। पूरी मानवता, बहुत पूरी अच्छी रियली मानवता कविता, बहुत जाति अच्छा, के लिए बहुत सही बहुत सर। अच्छा, एक बहुत कविता अच्छा। बहुत थी। अच्छी, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी। बहुत ही और काफी प्रेरित करने सर, वाली कविता है सर आपकी। और मैं हम एक लोग बता दूं, एक कविता आपको, एक मिनट जान जी, एक कविता आपको मिल जाएगी। हमारे आदर्श, जिनकी वजह से आज अगर हम लोग पहले पाखंडी थे शुरुआत में, तो बदलाव जब आता है तो कहीं ना कहीं इनका सबसे बड़ा योगदान है। और आज मैं आपकी लाइव पे ये चैलेंज करके जा रहा हूँ कि जितने आज बड़े बड़े चैनल बने हुए हैं, रेशनल चैनल बने हुए हैं, इनके बिना संभव नहीं था। शुरुआती दिनों में हम उनके साथ थे और उन्होंने सबको तराशा है। आज खुद पता नहीं कहाँ गुम है, नजर नहीं आते। ये कविता है संवेदनाएं, काव्य संग्रह, हमारे सबसे आदरणीय आदर्श जो शकील हैं प्रेम जी की, शकील शकील प्रेम प्रेम जी जी, की। ये बहुत बड़े विद्वान है सज्जनों, हम्म, बहुत अच्छे यूट्यूबर है। इनका इनका एक चैनल है, इनका चैनल है शकील प्रेम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपको, तर्कशील भारत, तर्कशील भारत के नाम से। जी जी जी। तो ये आज जो सोशल मीडिया पे रेशनलिटी के नाम पे जो इतनी भी चीजें चल रही हैं, शुरुआती दौर में मैं सबके सबके साथ रहा हूँ और इनको सब लोग जानते हैं, ये हमारे आदर्श हैं। तो इनकी पुस्तक आप लोग मंगाइए, बहुत जबरदस्त ये कविता समझ लीजिए इनसे निकल के आई है, तो कितने जबरदस्त बहुत लिखे अच्छी होंगे। अच्छी सज्जनों, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी इन्होंने, और हमारे प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। मैं दिल्ली गया था तो मुलाकात भी हुई थी मेरी इनसे, शकील प्रेम जी से। और एक्स मुस्लिम जो आंदोलन चला है, ये सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने भारत में आसपास के एरिया में ये क्रांति की ज्वाला जगाई है। तो निष्पक्ष आवाज जी, आपकी व्यस्तता है, बहुत अच्छा है कि आप पधारे, और हम सब मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। शिवशंकर जी यादव जी का मैं नंबर दे दूंगा, आप बात कर लेना और उनसे मुलाकात भी करना। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलिए तो यादव साहब, अपन एक लास्ट में बस खत्म करते हैं। साइंस द रियल जी, आप अपनी कविता सुनाना चाहते थे, वो सुना दीजिए। जी बिल्कुल। सभी